अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज की यह पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि यह पाठचर्या यूजीसी नेट के साथ साथ टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी होने वाली है, समान रूप से लाभकारी। और आज के इस वीडियो में हम लोग गोदान उपन्यास, महिला आंचल, फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए और इसके अलावा शेखर एक जीवनी तथा बाण भट्ट की आत्मकथा, इन उपन्यासों के संदर्भ में विद्वानों के प्रमुख मतों को करने वाले हैं इस वीडियो में कवर हम लोग। तो यह पाठचर्या प्रारंभ हो इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए हम लोग प्रारंभ करेंगे पाठचर्या को, और मुझे उम्मीद है कि तब तक आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया होगा और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या और देखते हैं सबसे पहले हम लोग गोदान उपन्यास के संदर्भ में विद्वानों के प्रमुख मत। गोदान की महाकाव्यात्मकता महाकाव्य के समान निर्मित नहीं हुई, बल्कि यह उपन्यास यथार्थवादी नींव पर अवस्थित है। कृषक जीवन और कृषक संस्कृति के पतन की एपिक कहानी के कारण गोदान एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है, और ऐसा कथन है कमल किशोर गोयनका जी का उनकी कृति प्रेमचंद्र के उपन्यासों का शिल्प विधान। आइए पढ़ते हैं आगे और दूसरा कथन लेते हैं हम लोग डॉक्टर बच्चन सिंह का। वे लिखते हैं कि गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है। दुनिया में केवल दो ही महाकाव्यात्मक उपन्यास हैं, एक टॉलस्टॉय का युद्ध और शांति, दूसरा मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान। और यह कथन डॉक्टर बच्चन सिंह का है, हिंदी उपन्यास, आधुनिक हिंदी का उपन्यास। अगला कथन देखते हैं हम लोग गोदान उपन्यास के संदर्भ में डॉक्टर गोपाल राय का है कि गोदान कृषि, संस्कृति एवं ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है। गोदान उपन्यास के संदर्भ में गोपाल कृष्ण कौल क्या लिखते हैं कि गोदान उपन्यास की शैली में भारतीय जीवन का महाकाव्य है। गोदान उपन्यास की शैली में भारतीय जीवन का महाकाव्य है, ऐसा लिखना है गोपाल कृष्ण कौल जी। पांचवा कथन देखते हैं हम लोग, नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन है कि गोदान कृषि संस्कृति का शोक गीत न होकर करुण महाकाव्य है। अगला कथन है कि गोदान गद्य शैली में लिखा गया भारतीय जीवन, विशेषतः ग्राम जीवन और कृषि संस्कृति का महाकाव्य है। और यह कथन है शांति स्वरूप गुप्त जी का हिंदी उपन्यास महाकाव्य के स्वर से पुस्तक में शांति स्वरूप गुप्त जी ने इस कथन को लिखा है। अगला कथन देखते हैं, कथन बड़ा ही लंबा है थोड़ा, कि गोदान का स्थापत्य पूर्णतः समानांतर स्थापत्य शैली है। गोदान के पाश्चात्य गोदान के स्थापत्य की यही वह विशेषता है जिसके कारण उसमें महाकाव्यात्मक गरिमा आ जाती है। नदी के दो तट असंबद्ध लिखते हैं, पर ये वस्तुतः असंबद्ध नहीं रहते। उन्हीं के बीच से भारतीय जीवन की विशाल धारा बहती चली जाती है। भारतीय जनजीवन का इतना यथार्थ चित्रण किसी उपन्यास में नहीं हुआ है। और यह नलिन विलोचन शर्मा जी का कथन है गोदान उपन्यास के
संदर्भ। और अगला कथन देखते हैं हम लोग कि गोदान को इसलिए एपिकल नावल नहीं माना जा सकता क्योंकि वह राष्ट्रीय प्रतिनिधि उपन्यास की उन शर्तों को पूरा नहीं करता जिन्हें टॉलस्टॉय का वॉर एंड पीस उपन्यास करता है। यह कथन आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी का है। आप संक्षेप में समझ सकते हैं कि अधिकांश आलोचकों ने गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास माना है, लेकिन नंद दुलारे वाजपेयी जी ने इसे महाकाव्यात्मक उपन्यास मानने से इनकार कर दिया है। अगला कथन है कि गोदान उपन्यास के उद्देश्य के संदर्भ में लिखते हैं नलिन विलोचन शर्मा, यह भारतीय जीवन का विराट चित्र है। गोदान उपन्यास भारतीय जीवन का विराट चित्र कहने वाले हैं नलिन विलोचन। अगला कथन है कि गोदान जीवन के विविध प्रश्नों को उपस्थित कर ग्रामीण जीवन की स्थिति का उद्घाटन करता है, और यह कथन है नंद दुलारे वाजपेयी। अगला कथन है कि गोदान की मूल समस्या ऋण की समस्या है। ऐसा कथन है रामविलास शर्मा जी। और उन्होंने गोदान के संदर्भ में अगला कथन हम लोग देखते हैं कि गोदान का उद्देश्य कृषि संस्कृति के ध्वंस की यथार्थ कहानी है, और यह कथन है कमल किशोर गोयनका जी। अगला कथन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला मैला आंचल उपन्यास को लेते हैं, और मैला आंचल उपन्यास के संदर्भ में पहला कथन लेते हैं। मैला आंचल बंगला उपन्यासकार सतीनाथ भादुड़े के उपन्यास ढोकाय चरित मानस की कार्बन कॉपी है, और यह मधुकर गंगाधर का कथन। अगला कथन मैला आंचल के संदर्भ में है कि यह उपन्यास गोदान की तरह कोई क्लासिकल पात्र नहीं दे सका, यह क्लासिकल उपन्यास नहीं है। ऐसा कथन है डॉक्टर रामदरस मिश्र जी का। हिंदी उपन्यास पहचान और परख से। आगे अगला कथन है कि समूचा उपन्यास अनगिनत रेखा चित्रों का पुंज है। अनेक चित्र संबल भी हैं, पर उनके कथा प्रवाह में सुसूत्रता नहीं है, और यह कथन है नेमिचंद्र जैन जी। अगला कथन मैला आंचल के संदर्भ में देखते हैं हम लोग कि यह सौभाग्यशाली उपन्यास है जो लेखक की प्रथम कृति होने पर भी उसे प्रतिष्ठा प्राप्त करा दे कि चाहे तो फिर कुछ और भी न लिखे। यह कथन है नलिन विलोचन शर्मा जी। अगला कथन है मैला आंचल के संदर्भ में कि व्यापक धरातल और विस्तृत चित्रपटल के कारण ही मैला आंचल जीवन का महाकाव्य कहा जा सकता है, और यह शांति स्वरूप गुप्त जी का कथन। अगला कथन देखते हैं हम लोग अब उपन्यास शेखर एक जीवनी के संदर्भ में। शेखर एक जीवनी के संदर्भ में विश्वंभर मानव जी ने लिखा है कि शेखर एक जीवनी अधूरा ताजमहल है। गोदान, कामायनी और शेखर एक जीवनी एक शताब्दी की 3 महान साहित्यिक कृतियां। अगला कथन है कि कामायनी यदि वर्तमान युग का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, तो शेखर एक जीवनी सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यात्मक उपन्यास है, और यह डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त जी का कथन है। अगला कथन देखते हैं हम लोग कि शेखर मेरी ओर से जीवन की आलोचना और जीवन का आदर्श है। शेखर घनीभूत वेदना की एक ही रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयास है। अगला कथन है वेदना में
एक शक्ति जो दृष्टि देती है, जो यातना में वह दृष्टा हो सकता है, तथा शेखर एक व्यक्ति अभिन्नतम निजी दस्तावेज है, तथा वह साथ साथ उस व्यक्ति के संघर्ष का प्रतिबिंब है। ये सारे कथन शेखर एक जीवनी से अज्ञेय जी के ही कथन है। अगला है कि इस रचना को पढ़ने के उपरांत मन पर प्रधानतः दो प्रभाव पड़ते हैं। पहला शेखर की मानसिक ताकत का और दूसरा गहरी करुणा का। यह रचना जीवन का अध्ययन है। यह जीवन व्यक्ति का जीवन है, समाज या युग का जीवन नहीं। और यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। अगला कथन देखते हैं हम लोग कि दो वटों के बीच बहने वाली जीवन सरिता का यह पाठ चौड़ा भी है, उसकी धारा विस्तृत भी है, उसमें उठने वाली लहरियां रंगनौमी और क्षुब्ध विकल भी, तटों के दृश्य मनमोहक उबड़ खाबड़ और सुनसान भी। यह कथन है डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त जी का। अगला कथन है नरोत्तम नागर जी का कि अज्ञेय यातना का दर्शन प्रचारित करने वाले लेखक हैं। शेखर एक जीवनी संदर्भ में अगला कथन देखते हैं हम लोग डॉक्टर नगेंद्र का कि अज्ञेय ही शेखर की जीवनी में बोलते प्रतीत होते हैं। समाज और युग की सामाजिक स्थिति और गंभीर समस्याओं का विश्लेषण इसमें अत्यंत सूक्ष्म व गहन है। और यह कथन है डॉक्टर नगेंद्र का, उनकी कृति, विचार और अनुभूति। अगला कथन हम लोग अब लेते हैं उपन्यास बाण भट्ट की आत्मकथा से। बाण भट्ट की आत्मकथा में सामंती मूल्यों की अस्वीकृति के साथ साथ सामान्य मानवीय विशिष्टताओं की प्रतिष्ठापना है। यह उपन्यास जितना ऐतिहासिक है उतना सामाजिक भी। यह कथन डॉक्टर लक्ष्मी सागर पार्सणे जी का है। अगला कथन देखते हैं हम लोग कि बाण भट्ट की आत्मकथा मूल आत्मा कविता की है। ललित इतिहास की मानवतावादी भूमिका बाण भट्ट की आत्मकथा है। यह बाबूलाल आछा का कथन है। और अगला कथन है कि उपन्यासों में इतिहास की समाजवादी व्याख्या का दृष्टिकोण भी इधर आया है। हमारा सारा इतिहास मानव के सारे विकास क्रम पर विश्वास को लेकर चल रहा है। सारे संघर्षों, युद्धों, द्वंद्वों और के बीच मनुष्यता ही अपने पथ पर आगे बढ़ रही है। यह उपन्यास ला मिज़राइल, हेनरी एस्वाक और वार एंड पीस मानवतावादी परंपरा में आ सकता है। और ऐसा कथन है डॉक्टर रघुवंश का। अगला कथन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा में द्विवेदी जी के दो उद्देश्य हो सकते हैं। एक, प्रसिद्ध बाण भट्ट की लेखन शैली की विडंबना प्रस्तुत करना, और दूसरी, हिंदी पाठकों को संस्कृत साहित्य के विशेषतः बाण भट्ट के उज्जवल सौंदर्य बोध की समृद्धि से अवगत कराना। तो यह कथन है डॉक्टर देवराज उपाध्याय का। अगला कथन है बाण भट्ट की आत्मकथा से कि हमारे विचार से आत्मकथा उनकी कार्य प्रतिभा और गद्य लड़ाने की प्रकृति का स्वाभाविक परिणाम है। और यह कथन डॉक्टर हरिदयाल का है। साथियों, आज की पाठचर्या में हम लोगों ने मुंशी प्रेमचंद के गोदान मैला आंचल और इसके अलावा बाण भट्ट की आत्मकथा तथा शेखर एक जीवनी अज्ञेय की और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बाण भट्ट की आत्मकथा
उपन्यासों पर प्रमुख कथनों का अध्ययन किया और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की पाठचर्या हम लेते हैं यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।